देश भर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ बढ़ा छूट का दायरा, लेकिन हवाई सेवा, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल पर पाबंदी रहेगी जारी। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर भी रहेगी रोक। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन पर रहेगी रोक। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों को मिले ज्यादा अधिकार। राज्यों की आपसी सहमति से बस और यात्री वाहनों का अंतर राज्यीय आवागमन संभव। आवश्यक होने पर राज्य अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। कैबिनेट सचिव ने की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अहम चर्चा। श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अधिक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने में राज्यों से और सहयोग का किया आह्वान। रेलवे बोर्ड राज्यों के सहयोग से और अधिक ट्रेन चलाने को तैयार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं किस्त का किया ऐलान। कोरोना के कारण कर्ज चुकाने में असमर्थ कंपनियों को दिवाला संहिता के तहत 1 साल तक कार्रवाई से छूट का ऐलान। मनरेगा के लिए और अधिक धन उपलब्ध। देश में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 53,946। 34,108 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। मरने वालों की संख्या हुई 2,872। रिकवरी रेट बढ़कर 37.5% हुआ। कोरोना वायरस संक्रमण मामले में ब्राजील ने इटली और स्पेन से निकला आगे। अमेरिका में 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन, इटली समेत यूरोप के कई देशों में स्थिति में सुधार के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के नए नियमों में कई क्षेत्रों में पहले के मुकाबले काफी छूट दी गई है, ताकि कोरोना से बचाव के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देश के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा। देश में 31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। और शर्तों के साथ देश के तमाम हिस्सों में छूट मिलेगी। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के पास फैसले का ज्यादा अधिकार होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। और किन किन चीजों पर पूरे देश में जारी रहेगी पाबंदी? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो सेवा पर भी पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। इनके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम ये भी बंद रहेंगे। वहीं तमाम धार्मिक गतिविधियां और पूजा स्थल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोह पर भी रोक रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल तक के बच्चे घर पर ही रहेंगे। और क्या क्या छूट मिलेगी? प्रतिबंधित चीजों के अलावा बाकी गतिविधियों की इजाजत है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं। खाने की होम डिलीवरी जारी रहेगी। और किन किन चीजों में मिलेगी छूट? कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शर्तों के साथ छूट। राज्यों की आपसी सहमति से बस और यात्री वाहनों का अंतर्राज्यीय आवागमन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के फैसले के तहत बस और यात्री वाहनों का राज्य के भीतर आवागमन रहेगा। और कंटेनमेंट बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए दिशा निर्देश इस तरह है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे। रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट और बफर जोन में तय करेंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति। कंटेनमेंट जोन से लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और आवश्यक सेवाओं की रहेगी छूट।
कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर जाकर जांच होगी और देश भर के लिए दिशा निर्देश। सार्वजनिक कार्यस्थल पर फेस मास्क अनिवार्य। सार्वजनिक कार्यस्थल पर थूकना दंडनीय अपराध। सार्वजनिक स्थल और यातायात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। वैवाहिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 50 लोगों की अनुमति। अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 20 लोगों की अनुमति। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम का पालन किया जाए। दफ्तर, दुकान और संस्थानों में शिफ्ट में काम किया जाए। प्रवेश और निकास द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हाथ धोने की सुविधा जरूरी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में सहयोग करें ताकि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा कि अगर राज्य तुरंत मंजूरी दे दें तो ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। राज्य सरकार से ये अनुरोध किया गया है कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सेहत के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी पैदल चलते पाया जाए उन्हें कैंपों तक पहुंचाया जाए और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सुधाकर दास के साथ। सुधाकर, लॉकडाउन 4.0 आज से लागू हो गया है। अगर देखा जाए पिछले 3 लॉकडाउन के हिसाब से इस लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर किस तरह से लॉकडाउन 4.0 पिछले 3 लॉकडाउन से अलग है? जी बिल्कुल, देखिए मैं सवेरे एक अखबार देख रहा था तेजिंदर जी, और उसमें बड़े सही तरीके से उसको परिभाषित किया गया था, जिसको में कहा गया कि कंटेनमेंट को रेड और बाकी को ग्रीन सिग्नल। तो लगभग यही रूप है चौथे लॉकडाउन का। एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंटेनमेंट जोन जिसको एक राज्य या जिला प्रशासन जिसको निर्धारित करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक, अगर उसको छोड़ दिया जाए, वहां जो एसेंशियल एक्टिविटीज की छूट है उसको छोड़ दिया जाए, तो लगभग जो पूरे गतिविधियों को चलाने की छूट दी गई है। जिन प्रतिबंधित क्षेत्रों का हमने जिक्र किया जिसकी पहले अनुमति नहीं थी, जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, सिनेमा हॉल, मॉल्स, हवाई यात्रा हो, मेट्रो सर्विसेज हो, इस तरह की अगर सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी गतिविधियों की छूट दी गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पूरा अर्थतंत्र है, जो पूरी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, बाजार है, इन तमाम गतिविधियों को चलाने की छूट दी गई। तमाम फैक्ट्रीज चल सकेंगे और ये बहुत बड़ी राहत है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का पहिया थोड़ा धीमा घूम रहा था, थोड़ा रुका हुआ था, वो बहुत तेजी से अब घूम सकेगा, बहुत तेजी से चल सकेगा और तमाम देशवासियों को इससे बड़ी राहत मिली है। दूसरी बात है कि राज्यों की लगातार मांग थी कि चाहे कंटेनमेंट जोन हो या फिर अपने भीतर जो तमाम गतिविधियों की को शुरू करने की बात हो, तो इसमें राज्यों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। और प्रधानमंत्री ने एक तरह से इसका वायदा भी किया था, उन्होंने राज्यों से सुझाव मांगे थे और उस सुझावों पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं कि वो तमाम दिशा निर्देशों के मुताबिक, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय के हो, गृह मंत्रालय को, इस पर चलते हुए वो खुद तय करें कि वो किस तरह से कंटेनमेंट जोन के लिए प्लान लागू करना चाहते हैं या पूरे अपने राज्य में चाहे आवागमन की बात हो या अन्य आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना चाहते हैं। तो राज्यों को एम्पावर किया गया है और बहुत महत्वपूर्ण पहल है तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिहाज से। एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग 90-95% गतिविधियां इससे शुरू हो सकेंगी। कंटेनमेंट प्लान को लेकर, कंटेनमेंट जोन को लेकर जरूर सख्ती रहेगी, जिसको राज्य डिसाइड करेंगे। राज्य चाहे उसको जिले के रूप में घोषित करे या एक नगर पालिका या फिर एक छोटी प्रशासनिक इकाई, ब्लॉक या तहसील भी हो सकती है वहां, लेकिन पूरी सख्ती बरतनी होगी। तो इस निर्देश के साथ ये जो नया लॉकडाउन 4 है, जो नए नियमों वाला है, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने की थी, उसको शुरू किया गया। और निश्चित तौर पर तमाम राज्य प्रशासन इस लिहाज से इन दिशा निर्देशों को डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि राज्य प्रशासन को लगता है कि कहीं और रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है
तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपनी तरफ से लगा सकती है, इनको डाइल्यूट जरूर नहीं कर सकती है। जी तेजिंदर। जी सुधाकर, बिल्कुल राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और वहीं ज़्यादा छूट भी दी गई है कामकाज में। लेकिन अगर देश में देखा जाए तो जो कोविड-19 के मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या सोच रही इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस जो लॉकडाउन 4.0 में आए हैं, इसके पीछे क्या सोच, क्या मकसद आपको नजर आता है? देखिए, अगर मामलों की संख्या देखें तो तेजिंदर अभी भी दुनिया के अगर बड़े देशों के मुकाबले से बात करें तो भारत में चाहे केसेस की संख्या हो या डबलिंग रेट की बात हो या मौतों की संख्या हो, ये आंकड़ा जो है ये फीसदी में दुनिया के तमाम बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है और एक तरह से हमने इससे बचाव कर रखा है। ये सोच सबको साथ रखनी पड़ेगी कि ये सच्चाई है, कोरोना हमसे बहुत जल्दी हमसे छूट कर जाने वाला नहीं, हमारे साथ रहने वाला। ऐसे में जरूरी है कि बचाव के जो उपाय हैं और साथ ही साथ इसके पीछे एक बड़ी सोच ये भी थी कि पिछले 2-2.5 महीने में जो तैयारियां हुई है, करीब 1000 कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, 3-4 लाख जो अलग से आइसोलेशन बेड की बात हो, आईसीयू बेड्स की बात हो, और ये 2-2.5-3 महीने पहले कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था कि अगले 2-2.5 महीनों में हम 1000 नए अस्पताल बना सकेंगे, 3-4 लाख बेड की फैसिलिटी ये क्रिएट कर पाएंगे। इस वजह से ये भरोसा बढ़ा है कि अगर कोई एक तरह से आउटब्रेक की या तमाम तरह की स्थिति बनती है जिसको लेकर अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है तो उसकी भी तैयारी हमारी है। ये बात एक तरह से निश्चिंतता आई है, राज्य और केंद्र इस बात को लेकर निश्चित है, लेकिन निश्चित तौर पर वो स्थिति नहीं आने देनी है, उस तरह की कोशिश करनी है और सरकार को भरोसा है, राज्यों को भरोसा है कि लोग अगर सपोर्ट करें, सोशल डिस्टेंसिंग या 2 गज की दूरी जरूरी है, इन तमाम उपायों का पालन करें तो एक जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की बात की जा रही है, डबलिंग रेट हमारा केसेस का लगातार बढ़ता जा रहा है, ज्यादा दिनों में केसेस डबल हो रहे हैं, तो उसको हम कर सकते हैं और इस संकट से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये भरोसा है और तमाम जो विशेषज्ञ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनको भी ये उम्मीद बनी है कि कंटेनमेंट जोन के प्लान को अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो इस संकट से हम पार पा सकते हैं, इस संकट से निकल सकते हैं। सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यकीनन छूट दी गई है लेकिन तैयारी पूरी है सरकार की तरफ से, ताकि अगर किसी भी तरह की मुश्किल सामने आती है तो उससे निपटने की उनकी पूरी तैयारी है और यही वजह है कि यहाँ पर ज़्यादा छूट दी गई है। लेकिन खास बात यह भी है कि लोगों को अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोरोना के खिलाफ बचाव ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं किस्त के ऐलान में वित्त मंत्री का फोकस मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापारिक सुधार पर था। वित्त मंत्री ने भी हजारों करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की तो कई प्रकार के प्रशासनिक सुधारों का ऐलान भी किया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का पूरा पैकेज करीब 21 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं किस्त का ऐलान करने के लिए रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर सुधारों पर ही जोर दिया। वित्त मंत्री ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त में 7 प्रमुख मुद्दों पर फोकस रखा। I have 7 such steps to tell you. First one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme. Second is on health and both in rural and urban, and together with it I put an during the COVID period education related steps that have been taken, so that's the second. Third is on businesses and COVID. Fourth is on decriminalization of the Companies Act. Fifth is talking about ease of doing business and related matters. Sixth is on public sector enterprises related matters and the policy thereof. Seventh, state governments and resources related to state governments. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने के लिए जीडीपी के लगभग 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी। इसकी 5वीं किस्त में सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। इससे घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी। A lot of workers are going back to their villages and we've made provision
so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार के लिए कई अहम कदमों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस का एक कार्यक्रम ई विद्या जल्दी ही शुरू किया जाएगा। गैर इंटरनेट वालों के लिए स्वयं प्रभा चैनल के जरिए शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा पहली से लेकर 12वीं तक हर कक्षा के लिए अलग अलग टीवी चैनल शुरू किए जाएंगे। शीर्ष 100 विद्यालयों को 30 मई 2020 तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी। वित्त मंत्री ने इसके अलावा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का भी ऐलान किया और कहा कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जिला और प्रखंड स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब की स्थापना की जाएगी, तो साथ ही ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले रोकने के लिए महामारी कानून में बदलाव किया गया है। ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाएं जो आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो दे, लेकिन महामारी वाली परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता हो। उसमें उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बने। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक नई अनुकूल नीति लाई जाएगी। इसके तहत रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित किया जाएगा जिनमें 4 से अधिक सार्वजनिक उपक्रम नहीं होंगे। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण कर्ज की किस्तें चुकाने में अपने को असमर्थ पा रही कंपनियों को दिवाला संहिता के तहत 1 साल तक कार्रवाई से बचाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संबंधित ऋण को डिफॉल्ट की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कंपनी कानून के प्रावधानों के उल्लंघन को गैर आपराधिक बनाए जाने की भी घोषणा की। इसके अलावा सरकार ने कंपनियों को सीधे विदेशी बाजार में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। वित्त मंत्री से मीडिया ने जब सवाल किया कि सरकार पैसे कहां से लाएगी, तो उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान लोगों को पैसे देने पर है। I want you to look at where this money is going. किन के हाथ में जा रही है, किसके लिए जा रही है? एसेट क्रिएशन के लिए जा रही है, उनका रोजाना खर्च के लिए जा रही है, उनके रोजगार छूट ना जाए उसके लिए जा रही है, कंपनीज बंद ना हो उसके लिए जा रही है। कंपनीज बंद होने में क्या नुकसान है? रोजगार चली जाएगी, उत्पादन चली जाएगी। सो वी आर मेकिंग श्योर मनी गोes and goes to the right place. So for the moment, I would like you to please focus on where all this money. We've even issued a rescheduled borrowing calendar. Obviously, we are borrowing. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से अब तक दी गई मदद का भी ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान की 2000 रुपए की नकद सहायता योजना के तहत 8 करोड़ 19 लाख किसानों को 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि वृद्ध और अन्य लोगों को 1,405 करोड़ रुपए की पहली किस्त और 1,402 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त का भी भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 10,025 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। इसके साथ ही गरीबों को 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के करीब 12 लाख सदस्यों ने लॉकडाउन के दौरान 3,360 करोड़ रुपए की निकासी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अजय मिश्र के साथ। अजय, स्वागत है आपका। अजय, कल 5वीं किस्त जारी की गई आत्मनिर्भर भारत पैकेज की, तो इसको देखते हुए अगर देखा जाए पूरे इन 5 जो किस्तों में ये पैकेज जारी किया गया है आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को, तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपको लगता है कि क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अगले कुछ समय में वो बेहद अहम भूमिका निभाएंगे? कौन से ऐसे मुख्य बिंदुओं पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? तेजिंदर जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की जब शुरुआत की गई तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हम कुछ ऐसे बदलाव करने जा रहे हैं जो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज, ये 4 चीजों से संबंधित होंगे। इसलिए जो भी पैकेज हमारे सामने रखा गया है वो इन्हीं 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। अगर हम देखें लॉज की, तो बहुत सारे कानूनों में बदलाव किए गए हैं। मिसाल के तौर पर जो आपका आईबीसी कानून है उसमें बदलाव किया गया, कंपनी अफेयर्स में बदलाव किया गया,
एमएसएमई की परिभाषा बदली गई, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो हेल्थ वर्कर्स पे अटैक हो रहे हैं उसको लेकर के ऑर्डिनेंस लेकर के आई सरकार। बहुत सारे जो टैक्सेशन में छूट देने के लिए 30 नवंबर तक सीमा बढ़ाई गई है, और जितने भी कानून के प्रावधान है सुधार के लिए, जो एपीएमसी एक्ट है जो अभी तक 20 सालों से लंबित पड़ा हुआ था, खेती-बाड़ी की जो दशा उससे बहुत ही प्रभावित हो रही थी, उसको बदलाव किया गया है। एक नया कानून लेकर के आ रही है सरकार जिसमें कि किसानों को क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको देने की छूट होगी। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के जरिए वो किसी भी राज्य को अपना माल बेच पाएंगे, किसी भी व्यक्ति को अपना माल बेच पाएंगे। ये सब फार रीचिंग जो कानून में बदलाव किए गए हैं वो तो पहली चीज रही। दूसरी बात है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी कल जैसा वित्त मंत्री ने और आपकी पैकेज में ही बताया गया कि ये करीब 21 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। अगर आप पीएम गरीब कल्याण योजना को देखें तो करीब पौने दो लाख करोड़ रुपए वहां पर खर्च किए गए। 8 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आरबीआई की तरफ से दी गई। 6 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर के लिए और खेतीबाड़ी के लिए दिया गया। जो छोटे किसान और सीमांत किसान है उनके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट देने की उम्मीद है। मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। 60,000 करोड़ रुपए बजट में पहले से हैं, वहां भी 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा। तो स्पष्ट तौर पर उन लोगों को कैश ट्रांसफर किया जाए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो हाशिया पे पड़े हुए हैं। एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है क्योंकि रोजगार सबसे ज्यादा वहीं पे सृजन किया जाता है। और माइग्रेंट लेबर्स की जो समस्या है उस पर नए सिरे से रणनीति बनाने के लिए राज्यों को पूरी छूट दी गई है और उनका पूरा ख्याल रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो स्पष्ट तौर पर ये जो 4 बिंदु हैं उसकी वजह से जो आत्मनिर्भर भारत है वो अब यहाँ से रास्ता खुलता है। मेहनत जरूर करनी होगी पूरे देश को मिल करके, लेकिन जो लॉज हैं, जो लिक्विडिटी है, लैंड और लेबर, इसमें बदलाव करने की एक बड़ी शुरुआत तो जरूर कर दी गई है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एक बड़े बदलाव की शुरुआत ज़रूर हो गई है। अब मेहनत ज़रूर करनी होगी ताकि आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ते रहें और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ते जाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नई सरकार के गठन पर बधाई दी। ट्वीट पर दिए अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि मेरे मित्र नेतन्याहू को इजराइल में 5वीं बार सरकार बनाने की बधाई। मैं आपको और बेनी गेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं और भारत इजराइल की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए आपकी सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए आशान्वित हूं। देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 37.5% हो गई है। पिछले 24 दिन के दौरान संक्रमित मामलों के दोगुना होने की दर 11.5 रही है, जो पिछले 3 दिन में गिरकर 13.6% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक कोविड-19 से 90,927 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। इनमें से 34,109 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 के संक्रमण से कुल 2,872 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 4,987 मामले सामने आए हैं। देश में 373 सरकारी और 152 निजी प्रयोगशालाएं हैं। अभी तक 22 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। देश में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोरोना-19 के संक्रमित होने का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत कल खाड़ी देशों दुबई, अबू धाबी और बहरीन से एयर इंडिया की 3 उड़ानें केरल के एर्नाकुलम पहुंची। दुबई की उड़ान में 189 लोग थे, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे। वहीं अबू धाबी से 2 बच्चों सहित 181 लोग और बहरीन से 127 लोग एर्नाकुलम लौटे। एर्नाकुलम से गल्फ एयर की वापसी उड़ान से बहरीन के 66 नागरिक स्वदेश लौटे। और देश के तमाम राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने का सिलसिला जारी है। हजारों ट्रेनों के माध्यम से अब तक लाखों मजदूर अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं, जो घर पहुंचकर बहुत खुश हैं। पंजाब में लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों को लेकर एक ट्रेन मोहाली से 874 और दूसरी ट्रेन लुधियाना से 1508 प्रवासी श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश के हरदोई पहुंची। हरदोई पहुंची ट्रेनों के सभी श्रमिकों को उतरने पर एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मेडिकल टीम की गहन जांच के बाद उनके लिए निर्धारित रोडवेज की बसों पर बैठाया गया। इन सभी को मुफ्त ट्रेन यात्रा के अलावा भोजन और पानी दिया गया। चक्रवाती तूफान अम्फान बंगाल की खाड़ी के ऊपर कल भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, जिससे ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के कई तटीय जिलों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है।
ये तूफान 20 मई की दोपहर और शाम के बीच में बहुत भीषण चक्रवाती तूफान के तौर पर पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप समूह और बांग्लादेश के हतिया द्वीप समूहों के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटीय क्षेत्रों से गुजर सकता है। नेपाल सरकार ने देश में जारी लॉकडाउन को 2 जून तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला काठमांडू में कल शाम हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इससे पहले उच्च स्तरीय समन्वय समिति ने देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर सरकार को 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की थी। नेपाल में रविवार शाम तक कोविड-19 के मामले बढ़कर 295 हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए 2000 बेड की क्षमता वाले अस्पताल को खोल दिया गया है। बांग्लादेशी स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने कल इस अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया। जरूरत पड़ने पर इस अस्पताल की क्षमता को बढ़ाकर 5000 बेड तक किया जा सकता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 22,000 से ज्यादा हो चुकी है और 328 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4373 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 47,10,000 के पार हो गई है। वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा 3,15,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि अब तक 17,32,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 14,86,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 89,550 हो चुकी है। वहीं इससे 2,72,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमितों के मामले में रूस 2,81,000 से अधिक मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। रूस में इससे अब तक 2,631 लोगों की मौत हो चुकी है और 67,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना के मामलों में स्पेन और इटली को पीछे छोड़ दिया है। ब्राजील में अब तक 2,41,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इससे 16,118 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में पिछले कुछ दिनों से औसतन 800 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ट्वीट कर एक गीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। उन्होंने ट्वीट किया, इसरा के बहुत गुणी 211 कलाकारों ने एक होकर आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित इस गीत का निर्माण किया है, जो पूरे भारत की जनता और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम अर्पण करते हैं। जय तु भारतम। आप ये देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम। विश्व प्रेम की बाढ़ चदरिया जगा हुआ भारत है। विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे स्वर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेमेर चादर ढेके সত্যের সুরে গান গায়। செந்தமிழ்வானில் புதிய பொன்விடியில் ஆயிரமாதவன் தோன்றிடுதே. विश्व प्रेमाची ओढून चादर खऱ्या सुरांनी गाता है. एक सुरीली आशा लईने सूरज नमो उगाडे छे. जागा हुआ भारत
हे